उस स्कैंडल को अगर उस वक्त ना दबाया होता तो बिहार में सरकार बचाना मुश्किल हो जाता। लोकतंत्र की हिफाजत भी जरूरी थी। ये बात एक एमएलए ने ऑन रिकॉर्ड कही थी और उसने जिस स्कैंडल को लेकर इस बात को कहा था उसे दबाने के लिए चीफ मिनिस्टर तक के ऊपर दबाव डाला गया था। आज की कहानी बिहार के जमीन से है और बिहार के सबसे बड़े स्कैंडल की है। इस कहानी में राजनीति की गंदी चाल देखने को मिलेगी। साथ ही सुनने को मिलेगा कि इस देश में कैसे कैसे नेता जनता के वोट की वजह से उन्हीं के प्रतिनिधि बन जाते हैं। आज की कहानी बताएगी कि सीबीआई भी दूध की धुली नहीं है, कैसे वो भी कुछ नेता और मंत्रियों के इशारे पर काम करने में मजबूर हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसे स्कैंडल की है जिसे दबाने के लिए 44 एमएलए और 2 मंत्री खुद तब के बिहार के चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गए थे और कहा था इस मामले को तुरंत दबाइए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सरकार गिरवा देंगे, तुरंत इस मामले को लोकल एसपी से छीन लीजिए। आज की कहानी के गुनहगार सामने होते हुए भी कभी सामने नहीं लाए जा सके। इस पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा को जुर्म के इतिहास ने बॉबी कांड के नाम से याद रखा। आज के एपिसोड में हम बिहार के चर्चित बॉबी कांड केस की फाइल को रीओपन करेंगे। साल 1973 में राज कपूर ने बॉलीवुड में एक कमर्शियल मूवी से अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। उस मूवी का नाम बॉबी रखा गया। बॉबी मूवी रिलीज होते ही ट्रेंड बन गई थी। फिल्म सुपर हिट रही। कई लोगों ने उस वक्त अपने बच्चों का नाम बॉबी रख दिया था। ऐसा ही एक वाक्य बिहार में रहने वाली एक लड़की के साथ भी हुआ था। श्वेता निशा त्रिवेदी नाम की एक लड़की जो बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट का काम करती थी, कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता और विधानसभा परिषद के तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी। श्वेता को लोग बेबी नाम से बुलाया करते थे, पर फिल्म बॉबी के रिलीज होने के बाद लोग उसे बॉबी नाम से बुलाने लगे। इस तरह बेबी बन गई बॉबी। इस एपिसोड में हम भी श्वेता निशा त्रिवेदी को बॉबी नाम से ही बुलाएंगे। तारीख आई 11 मई 1983। पटना के तब के 2 बड़े न्यूज़पेपर, एक का नाम आज और दूसरे का नाम प्रदीप, दोनों ही अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी। श्वेता निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई है और लाश को कहीं छुपाकर दफना दिया गया है। इस हत्या में कई बड़े लोग शामिल हैं। क्या पुलिस उन लोगों का पता लगा पाएगी? इस खबर के जरिए सीधे तौर पर पटना की पुलिस से सवाल किया गया था। ये खबर पटना के 2 बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी थी। इसके अलावा इस हत्याकांड की किसी को कोई खबर नहीं थी। इसकी कहीं किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई थी। एक तरह से इन दोनों बड़े अखबारों ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। खबर ने असर दिखाना शुरू किया। जनता के दरबार में बॉबी नाम की चर्चा शुरू हो गई। आम लोगों के साथ ही इस खबर का असर सत्ता के गलियारे में भी होना शुरू हुआ। नेताओं को अच्छे से मालूम था कि ये बॉबी किस लड़की का नाम है और उसके साथ क्या हुआ है। नेताओं की मीटिंग्स शुरू हुई। एक ही नाम लिया जा रहा था। आखिर बॉबी की खबर लीक कैसे हुई? देखते ही देखते पटना विधान सचिवालय में पॉलिटिशियंस की गाड़ी इकट्ठा होने लगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि श्वेता निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी पॉलिटिशियंस के बीच में काफी पॉपुलर हुआ करती थी और बॉबी इसी विधान सचिवालय में एक टाइपिस्ट के तौर पर नौकरी भी किया करती थी। पटना के 2 बड़े अखबार में बॉबी हत्याकांड की खबर छपने के 2 महीने पहले ही एसएसपी किशोर कुणाल की पोस्टिंग पटना में हुई थी। अखबार के फ्रंट पेज पर उनकी भी नजर पड़ी। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने कभी किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया था। उनकी इमेज एक काबिल ऑफिसर की थी। ये दौर बिहार में कांग्रेस का था, मतलब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और जगन्नाथ मिश्रा राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस दौर के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के हाल भी खस्ता ही थे। आम जनता मुजरिमों से डरा करती थी। ज्यादातर बदमाशों के ऊपर किसी न किसी नेता का हाथ हुआ करता था।
जब एसएसपी किशोर कुणाल ने पटना के 2 बड़े अखबार में बॉबी हत्याकांड की खबर छपी देखी तो उनके पांव के नीचे से भी जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपने नीचे के ऑफिसर को कॉल लगाया और कहा, ये कैसी खबर अखबार में छपी है? अपने सोर्सेस से पता लगाओ जरा कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर ये खबर सच निकली तो हमको एक्शन लेना चाहिए। अखबार में इस खबर के छपने के बाद 2 ग्रुप्स एक्टिव हो चुके थे। पहला ग्रुप नेताओं का था और दूसरा ग्रुप एसएसपी किशोर कुणाल का। एसएसपी अपने लेवल पर इस केस की जांच करना चाहते थे। उनके मुखबिर एक्टिव हो गए और विधानसभा सचिवालय के पास हलचल बढ़ गई। एक दबंग आईपीएस ऑफिसर एसएसपी किशोर कुणाल इस केस पर पर्सनली इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ये बात उड़ते उड़ते राजनीति के गलियारे तक भी पहुंच चुकी थी। कई नेताओं के पास उनके इन्फॉर्मर्स ने कॉल किया और कहा, सर, बॉबी कांड की जांच एसएसपी किशोर कुणाल खुद करने के मूड में दिख रहा है। वो इस कांड के पीछे अपने इन्फॉर्मर्स को लगा चुका है, उसे रोकिए। दूसरी तरफ एसएसपी किशोर कुणाल ने अपनी तरफ से पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को अपनी जांच की शुरुआत में पता चला कि बॉबी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। इसके पीछे की वजह यह बताई गई कि बॉबी ने क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। सबसे पहले पुलिस बॉबी की मां और कांग्रेस की बड़ी नेता राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ शुरू की। उन्होंने पुलिस को बताया 8 मई की सुबह ही बॉबी की मौत हुई थी और मौत के तुरंत बाद ही उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया। परिवार दुख में था, इसलिए इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी, पर अभी असली कहानी शुरू होना बाकी थी। असली कहानी की शुरुआत तो मौत के सर्टिफिकेट से होने वाली थी। एसएसपी किशोर कुणाल के ऑफिस में एक शख्स के पांव की दस्तक हुई। जिस शख्स के पांव की दस्तक हुई थी वो एक पुलिस ऑफिसर था। उसके हाथ में 2 लिफाफे थे जिनके अंदर बॉबी के 2 डेथ सर्टिफिकेट्स रखे हुए थे। एसएसपी हैरान थे, आखिर 2 डेथ सर्टिफिकेट्स क्यों और कैसे? यहीं से एक और कहानी शुरू होने वाली थी। दरअसल बॉबी के जो 2 डेथ सर्टिफिकेट्स आए थे उन्हें 2 अलग अलग डॉक्टर्स ने तैयार किया था। पहले डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा था ज्यादा खून बहने से ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हुई है, तो वहीं दूसरे डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब पुलिस के सामने मरने वाली तो एक थी, पर उसकी 2 अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई थी जिनमें 2 अलग अलग वजह बताई गई थी। पुलिस को समझ में आ चुका था कि इस केस में अभी बहुत कुछ बाकी है। बॉबी केस में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही एसएसपी किशोर कुणाल ने ऑफिसर से कहा, अब वक्त आ गया है कि कब्र से बॉबी के राज को बाहर निकाला जाए। कोर्ट से परमिशन मांगिए। हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉबी की लाश को कब्रिस्तान से बाहर निकालना होगा। कुछ वक्त बीता और कोर्ट से परमिशन मिल गई। एसएसपी के साथ कई गाड़ियां स्टार्ट हुई और कब्रिस्तान के लिए निकल गईं। सभी को बॉबी की लाश का इंतजार था। अब आगे के राज वही लाश खोलने वाली थी। कब्रिस्तान से बॉबी की लाश बाहर निकाली गई। फोरेंसिक टीम वहीं मौजूद थी। सभी जरूरी सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, उन्हें जांच के लिए भेजा गया। इस बार असली रिपोर्ट निकलकर सामने आई। उसमें लिखा था बॉबी की मौत ना ही ज्यादा खून बहने से हुई है और ना ही हार्ट अटैक से, बल्कि बॉबी की मौत जहर से हुई है। बॉबी को कई लोगों ने पॉइजन पिलाया था, उसे जबरदस्ती पॉइजन दिया गया था। ये सुनकर एसएसपी किशोर कुणाल को पता चल गया था कि ये एक मर्डर का मामला है। उन्हें अब भी हैरानी हो रही थी, आखिर किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई और इस मामले में बॉबी की मां ने क्यों शिकायत नहीं दर्ज करवाई। एसएसपी किशोर कुणाल को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बॉबी के बारे में मालूम थी। उन्हें पता था कि बॉबी का बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन रहा है। उसकी खूबसूरती के कई नेता दीवाने हुआ करते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि बॉबी के पास कई नेताओं के बड़े बड़े राज दफन थे। ये मामला बहुत बड़ा है। इससे पहले बड़े लोगों के प्रेशर पड़ने शुरू हों, जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने में पूरी जान लगा दीजिए। कोई एक भी मुजरिम बचना नहीं चाहिए। किसी से डरिएगा मत,
भले ही कितने ही पावरफुल लोगों का नाम आए। एसएसपी किशोर कुणाल की ये आवाज पुलिस ऑफिसर्स के कानों में गूंज रही थी। एसएसपी की पुलिस टीम ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस की गाड़ियां पटना शहर में घूमने लगी। सभी ऑफिसर्स अपने लेवल पर जानकारी इकट्ठा करने लगे। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कई चीजें सामने निकल कर आई। पुलिस ने बॉबी के सरकारी बंगले के आउटहाउस के 2 लोगों को बुलाया और पूछताछ शुरू की। उन दोनों लोगों ने काफी सख्ती के बाद एक राज से भरी सच्ची कहानी सुनाई। वो कहानी ये थी। 7 मई 1983 की शाम कांग्रेस के दिग्गज नेता राधा नंदन झा का बेटा रघुवर झा एमएलए की गाड़ी से आउट हाउस में आया। उसने गाड़ी गेट के अंदर बड़ी तेज रफ्तार से पार्क की और तेज तेज हॉर्न बजाने लगा। वो आउट हाउस में बॉबी से मिलने आया हुआ था। वो अपने साथ कुछ लेकर आया था। उसके आने के काफी देर बाद जब रात हो गई तो एक बार फिर से वही गाड़ी गेट से तेज रफ्तार में बाहर निकली। इस बार बॉबी को एमएलए की गाड़ी में पटना के IGI-MS हॉस्पिटल लेकर जाया गया। उसी हॉस्पिटल में 8 मई की सुबह 4 बजे बॉबी की मौत हो गई थी। सभी इतना घबरा गए थे कि आनन फानन में बॉबी की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई गई और उसे जल्दबाजी में कदम कुआं कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसके बाद 3 दिन बीत गए। किसी को पता भी नहीं था कि बॉबी इस दुनिया में नहीं रही। ये बात किसी को भी नहीं बताई गई। बिल्कुल गुपचुप तरीके से सब शांत रहे। दुनिया की नजरों में तो बॉबी जिंदा थी, पर उसकी मौत के 3 दिन बाद 2 बड़े अखबारों को पता नहीं कहां से इस खबर के बारे में पता चल गया। उन लोगों ने इसे फ्रंट पेज में छाप दिया और हर जगह हलचल मच गई। पुलिस के सामने कुछ तस्वीर साफ हो चुकी थी। एसएसपी ने आउट हाउस के इन 2 लोगों को उठा लिया। पूछताछ शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार तेज हो गई। पुलिस को डर था कि बाद में ये दोनों अपनी बात से पलट जाएंगे, इसीलिए उनके बयान को 164 के तहत ऑन रिकॉर्ड दर्ज करा लिया गया। दूसरी तरफ नेताओं को इस बात की भनक लग चुकी थी कि बॉबी कांड की जांच किशोर कुणाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एसएसपी के ऊपर कई तरह से प्रेशर डालने लगे कि वो इस केस से दूर हो जाएं। सारे नेता जो इस कांड में शामिल थे, उनके दिल धक धक हो रहे थे। उन्हें डर था कि पता नहीं इन दोनों ने पुलिस को क्या क्या बता दिया। नेताओं की मीटिंग शुरू हो गई। उन दोनों को एसएसपी के चंगुल से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। कहीं उन दोनों ने आउट हाउस के सारे राज बता दिए तो क्या होगा। उधर पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए और उन्हें छोड़ दिया। कई रिपोर्ट्स में ये बात छपी है कि कई बड़े बड़े नेता बॉबी से मिला करते थे। उन सभी को जब पता चला कि मर्डर की जांच शुरू हो गई है तो उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं बॉबी से उनके रिश्ते भी बाहर ना आ जाएं। तो उन्होंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जितने भी नेता बॉबी से मिला करते थे, सभी चाहने लगे थे कि एसएसपी किशोर कुणाल इस केस से हट जाए। उन सभी बड़े नेताओं में एक बेचैनी सी दिखने लगी थी। एक लड़की की हत्या की इन्वेस्टिगेशन ने बिहार की पॉलिटिक्स को कतार में खड़ा कर दिया था। एक इंटरव्यू में एसएसपी किशोर कुणाल ने कोट किया है, जब तमाम प्रेशर के बाद मैं बॉबी कांड केस से नहीं हटा तो मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफिस बुलाया गया। तब मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार से कहा था, इस केस में आपका चरित्र बिल्कुल साफ है, अभी तक आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, पर यह केस नहीं एक शोला है, इसमें बहुत से बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इससे आप दूर रहिए सर। ये सुनने के बाद चीफ मिनिस्टर ने किशोर कुणाल से कहा, ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। पुलिस के पास 2 लोगों की गवाही थी। इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से चली। पुलिस के पास सभी नेताओं की लिस्ट थी जिनके नाम इस केस में अपराधी के तौर पर दर्ज थे। अब पुलिस नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी में लग गई। पुलिस को मालूम था कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है, पर यह सब होने के पहले ही एक ट्विस्ट आ गया। जब नेताओं को लगा कि अब मीडिया में नाम आ जाएगा, तो इसी दौरान 44 एमएलए और 2 मंत्री की गाड़ियां उनके बंगले से निकली और तेज रफ्तार में भागने लगी और सीधे तब के बिहार के मुख्यमंत्री के ऑफिस पहुंची। सभी एमएलए और मिनिस्टर्स ने सीएम से कहा
अगर इस मामले की जांच इसी तरह होती रही तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे, हम सभी आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए अभी इस केस की जांच एसएसपी के हाथों से लेकर सीबीआई को सौंप दीजिए। इस धमकी के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार दबाव में आ गए और तारीख आई 25 मई 1983। बॉबी हत्याकांड केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इस मामले के जानकार कहते हैं कि उस दौर में इस केस की धमक इतनी ज्यादा थी कि इसकी जानकारी इंदिरा गांधी को भी थी। 44 एमएलए और 2 मंत्री तो सीएम के पास गए थे, पर पीछे से 60 और नेता थे जिनका प्रेशर सीएम के ऊपर पड़ रहा था। मतलब साफ है कि करीब 100 नेता नहीं चाहते थे कि बॉबी के मर्डर का राज दुनिया के सामने आए। एसएसपी किशोर कुणाल उदास थे। उन्होंने बार बार कहा था कि हम लोगों ने गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर ली है, पर उनकी एक ना सुनी गई। सीबीआई ने इस मामले में गंदा खेल खेला। ये केस सीबीआई का वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन केस था। इसकी जांच के तरीके को लेकर हमेशा सीबीआई के ऊपर उंगलियां उठती रहीं। शुरू में सीबीआई के कुछ अच्छे ऑफिसर्स इस केस से जुड़े, पर उन्हें तुरंत ही निकाल दिया गया। इस केस को सीबीआई के करप्ट ऑफिसर्स को सौंपा गया। उनको आदेश मिल चुका था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार करनी है। सीबीआई की कोई भी टीम पटना इस मामले की जांच करने नहीं गई। सीबीआई ऑफिसर्स ने दिल्ली में बैठे बैठे एक कहानी की कमजोर स्क्रिप्ट तैयार की और उसमें कहा बॉबी का मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि उसने आत्महत्या की है। रिपोर्ट के अनुसार बॉबी अपने प्रेमी से मिले धोखे से परेशान थी, इसीलिए उसने सेंसिबल नामक टैबलेट खा लिया था। इसके अलावा सीबीआई ने कहा कि मरने से पहले बॉबी ने अपने प्रेमी को एक पत्र भी लिखा था। इस रिपोर्ट के अनुसार रघुवर झा इस मामले में निर्दोष था और घटना के दिन वो एक शादी में शिरकत करने गया था। साथ ही सीबीआई ने पटना पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन 2 लड़कों को टॉर्चर किया। उन्हें रघुवर झा की फोटो दिखाई और उनसे उसका नाम लेने को कहा। तब पटना की फोरेंसिक लैब की तरफ से भी सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। उनके अनुसार पोस्टमार्टम में सेंसिबल टैबलेट का कोई अंश ही नहीं था। इस टैबलेट का उपयोग कब्ज के लिए किया जाता है और बॉबी की मौत मेलेथियन जहर से हुई थी। ये कहानी बनाकर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट ने भी कमाल का काम किया। उसने बिना किसी एक भी सवाल के सीबीआई के उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर इस केस का असली रिजल्ट सामने आता तो ना जाने बिहार के कितने दर्जन बड़े नेता इस केस में जेल की हवा खाते। ये हत्याकांड तो था ही, साथ ही बिहार का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल भी था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि कई सालों बाद एक एमएलए ने इस केस में कहा था, अगर हम लोग मामला रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, क्योंकि हमाम में सब नंगे थे। ये थी कहानी बिहार के चर्चित केस बॉबी हत्याकांड की, जिस केस की दिशा को सीबीआई के गंदे खेल ने बदल दिया था और ना जाने कितने नेताओं को जेल जाने से बचा लिया था।